رول नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है साबिका ट्रेड यूनियन लीडर जम्मू कश्मीर एजे के चेयरमैन और पीडीपी के तर्जमान रफ़ीक रज़ा साहब। रफ़ीक रज़ा साहब, आपका हमारे चैनल में खैर मुकदम है। आज हम कई मुद्दों पर आपसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों के हवाले से आपका क्या कहना रहेगा। रफ़ीक साहब, पहले आप उस्ताद, फिर उस्तादा के लीडर और फिर बहैसियत मजमूई तमाम मुलाजमों के लीडर, अब एक सियासी पार्टी के तर्जमान है। क्या लग रहा है आपको? आपका तकरीबन 1 साल सियासत में हो गया, आपको क्या लग रहा है? जी देखिए, मेरा सही फरमाया आपने। एक लंबा सफ़र है, तकरीबन 3 दहाइयों पर मुहित सफ़र है। 90 से मैंने शुरू किया है। बसी थी उस्ताद एजुकेशन में मेरी तैनाती हुई। उसके बाद आप जानते हैं कि एक बड़ा सिलसिला चला। फिर ट्रेड यूनियन में मामलात और मुलाजमिन के जितने भी मसाइल थे, पहले टीचर्स के और फिर फाइनली एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन का सदर भी मैं रहा, जो सारे मुलाजमिन का एक यूनाइटेड प्लेटफार्म है। तो सही फरमाया आपने, एक बड़ा लंबा सफ़र है। उसके बाद फिर सियासत, आपको पता है कि मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। अभी मेरे 3.5 साल अभी बाकी थे इसमें सर्विस में, तो और मैंने सियासत को ज्वाइन किया। तो सियासत कैसी लग रही है? आप, मैं एक मखसूस तबके को वहाँ पर रिप्रेजेंट करता था। एक वहाँ का एक जो स्पेक्ट्रम जो था वो एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम था। लेकिन जब आप सियासत में आ गए तो यहाँ का स्पेक्ट्रम बड़ा है, स्टेज बड़ा है, और आप किसी मखसूस तबके को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद पार्टी में पोजीशन भी मिली आपको। मैं एडिशनल स्पोक्स पर्सन हूँ पार्टी का। तो जाहिर सी बात है, सारे लोगों को रिप्रेजेंट करना है, आप एक तबके को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो स्पेक्ट्रम वाकई बड़ा है। तो ठीक है, अभी सियासत में नया हूँ, सीख रहा हूँ सियासत के गुण। लेकिन वहाँ से यहाँ पर जो शिफ्ट है, ये बड़ा डिफिकल्ट शिफ्ट है। तो ट्रेड यूनियन से मौजूदा सियासत को आप किस नजरिया से आप इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत को समझने के लिए आपको 1931 तक आपको बैक जाना पड़ेगा। तो तब से आज तक यहाँ पर बड़ी अनसर्टेनिटीज रही है। 47 में किन हालात में यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1931 में किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। उसके बाद 47 में क्या क्या मामलात हो गए सारे आपके नज़र में। और 90 से बिलखुसूस जिस तरह के हालात यहाँ रहे और जिस तरह इंसर्जेंसी यहाँ पर उरूज पर रही, तो सियासत में कोई वो जो ठहराव देखने में नहीं मिला। उसके बाद वो आखिरी हथौड़ा जो था वो 5 अगस्त 2019 को पड़ा, जब एब्रोगेशन का हुआ। तो सारी जो जितनी भी सियासी क़यादी थी वो सारी के सारे बंद हुए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हुए और यहाँ पर सियासत रही नहीं। लेकिन अब लोगों ने बात करना शुरू कर दिया और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सिलसिला शुरू होना चाहिए था, अभी नहीं हुआ। लेकिन इतनी बात है कि सियासतदान अब बात करने के लिए निकले हैं, लोगों के मामलात और मसाइल को उबार रहे हैं, और डेमोक्रेसी के हवाले से, उसके रेस्टोरेशन के हवाले से भी बातचीत हो रही है। तो मैं बहसीत मजमूई में इसको इस तरह सम अप करूँगा कि उस तरह की सियासत जिस तरह हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में आप देखते हैं, वहाँ पर एक बाज़ाब्ता इलेक्टोरल प्रोसेस है, डेमोक्रेसी का सही मायने में वहाँ पर इतलाक हुआ है। तो उस तरह की सियासत अभी यहाँ पर नहीं मिली। लेकिन उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या कुछ करने की ज़रूरत इस वक्त महसूस हो रही है आपको? मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर इलेक्शंस करवाने चाहिए, ताकि लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिले, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का मौका मिले। आप देखिए, यहाँ पर कोई अवामी सरकार है नहीं, यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक रूल है, ऑटोक्रेटिक रूल है, और यहाँ पर कोई पुरसानी हाल नहीं है। आपके मामलात हैं, आपके मसाइल है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपकी सुनने वाला नहीं आपकी एक्सेस है। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सेक्रेटरीट, और सेक्रेटरीट जाएगा वहाँ किसको मिलेगा, किससे अपनी रुदात सुनाएगा? तो जब अगर अवामी हुकूमत होती है, अवाम के अपने रिप्रेजेंटेटिव होते, तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते, लोग मिलते, अपने मसाइल सुनाते, मसाइल हल हो जाते। तो नंबर 1। दूसरा ये कि ये कोई एहसान नहीं है। हम पर 2014 में इलेक्शन हुए हैं, लास्ट इलेक्शन। उसके बाद अगर आप यहाँ पर इलेक्शन नहीं करेंगे और आप एक मखसूस रियासत के लोगों को डेमोक्रेसी के फल से महरूम रखेंगे, तो ये डेमोक्रेसी नहीं, ये सरासर जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अब जो चूँकि सेंट्रल में उन्हीं की गवर्नमेंट है, तो हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आखिरकार कब आप लोगों के नुकसान की जो वो है वो उसको तलाफी करेंगे। और जो डंडोरा पीट रहे हैं आप लोगों को, कश्मीर सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पर बड़ा अमन है, अगर अमन है तो फिर आप क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? जल्दी यहाँ पर इलेक्शन हो, लोगों को अपने नुमाइंदे इलेक्ट करने का मौका मिले, ताकि लोगों को भी राहत मिले। रफ़ीक साहब, नाज़रीन ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि अभी हम आर्टिकल की बात कर रहे थे कि एब्रोगेशन के बाद
ایک جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیریٹو چلا گیا اور کہا گیا کہ جموں کشمیر کی سیاست دانوں نے بڑے پیمانے پہ کرپشن کی ہے، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ؟ دیکھیے یہاں پر آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا نیریٹو چلا اور سارے ہندوستان کو یہ کہا گیا کہ 370 کی آڑ میں یہاں پر پولیٹیشنز نے کرپشن کیا. میں اکثر بیشتر جب بھی مجھے اس طرح کی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ 2014 سے آج تک آپ کی سرکار ہے، 2018 سے آپ کی سرکار ہے، 5-6 سال ہو گئے. پہلے گورنر صاحب آپ کے تھے، آپ بی جے پی، آپ ایل جی آپ کی ہے. تو میرا کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنے سیاستدانوں کو پکڑا اور کتنے سیاستدانوں کو آپ نے سزا دلوائی؟ یہ تو آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ تو روز جو آپ کے خلاف بات کرتے ہیں اس کو ای ڈی بھیجتے ہیں، اس کو NIA بھیجتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کن UAPA اور پتہ نہیں کن کے دفعات کے تحت ان کو اریسٹ کرواتے ہیں. تو اگر کرپشن ہوا ہے تو وہ مقدمات کہاں ہیں؟ لوگ اریسٹ کیوں نہیں ہوئے؟ وہ لیڈر سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کو پتہ ہے کس طرح سے محبوبہ جی کو گرل کیا گیا اور کیا نکلا پھر وہاں سے؟ تو بحث مجموعی یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور پروپیگنڈا اگر نہیں ہوتا تو کارروائی ہوئی ہوتی. میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں کہ جس نے کرپشن کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ ان پر کیوں نہیں ہاتھ ڈالیں؟ یا تو اس کرپشن میں آپ برابر ملوث ہیں. اور مجھے ایک بات بتائیے جو میں آپ کی چینل کے ذریعے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا. سابقہ گورنر جو تھے انہوں نے کہا کہ 300 کروڑ مجھے رشوت آفر کیے گئے. تو ہونا تو یہ چاہے تھا کہ جن لوگوں نے ان کو آفر کیا اس کی انویسٹیگیشن کر کے ریسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے تھی، اور یہ دیکھنا لازمی تھا ایجنسیز کا اور وقت کی سرکار کا کہ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے 300 روپے یہ مبینہ طور پر آفر کیا کسی فائل کے کلیئرنس کے لیے. ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ آج آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں ED ان کے گھر پر انہوں نے چھاپا مارا اور اس طرح کی کارروائیں. میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن اگر ہے، اگر کرپشن کسی نے کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن میں بڑے وثوق سے ایک بات کہنا چاہوں گا، آج سب سے زیادہ کرپشن یہاں پر ہو رہا ہے. دیکھیے 10 کلرکوں کو، 10 چپراسیوں اور پٹواریوں کو پکڑ کر آپ کرپشن ختم نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں کتنے بیوروکریٹس کے خلاف آپ نے کارروائی کی، کتنے پولیٹیشنز کے خلاف آپ نے کارروائی کی. تو یہ کر کے آپ دکھائیے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کرپشن کے متعلق یہ سیریس ہے. ادروائز یہ پروپیگنڈا ہے، باتیں ہیں، تو اس پر غور کرنی چاہیے. یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا کہ خاندانی سیاست پہ بھی زیادہ تنقید رہی، اور اب کی بار اگر ہم پیپلز PDP کی بات کریں گے، یہاں پہ التجا مفتی کو میڈیا ایڈوائزر بنایا گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا رہے گا؟ جی دیکھیے التجا جی کی جو تعیناتی ہوئی بصیر میڈیا ایڈوائزر وہ میرٹ پر ہوئی. وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ محبوبہ جی کی بیٹی ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے جب محبوبہ جی بند تھی، بلکہ ساری لیڈرشپ جب بند تھی، تو کس طرح سے التجا جی واحد لیڈر تھی جموں کشمیر میں، نوجوان لیڈر جو کبھی دلی، کبھی بمبے اور کبھی سری نگر اور کہیں جہاں وہ پہنچے انہوں نے کشمیر کے موقف کو سامنے رکھا اور کشمیریت کی بات کی اور کشمیر کے موقف کی بات کی. انہوں نے زبردست طریقے سے نہ صرف جموں کشمیر کے عوام کو بلکہ ہندوستان کے عوام کو بلکہ دنیا کو، سارے دنیا کو بتایا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے یہاں پر حقوق جو ہے وہ سلب ہو گئے اور کس طرح سے ہمارے کانسٹیٹیوشنل فراڈ ہمارے ساتھ کیا گیا. آرٹیکل کے ایبروگیشن کے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو اگر اس طرح کی کوئی لیڈر آپ کے پاس ہے جس میں یہ کیپیسٹی ہے، جس میں یہ صلاحیت ہے، جو اس طرح کا کام کر سکتے ہیں تنہا بغیر کسی پارٹی کے، تو اگر آپ اس کو پارٹی میں لیں گے تو اس پارٹی کو فخر ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں مجھے فخر ہے کہ یہ بیٹی ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہماری پارٹی میں. تو اس لیے یہ ڈائناسٹک رول کی بات دیکھیں، برصغیر میں ڈائناسٹیز کی کا ایک ہسٹری رہی ہے سارے برصغیر میں، بلکہ یورپین ممالک میں کچھ فیملیز کا زبردست کنٹریبیوشن ہے. مثلا عبداللہ فیملیز کا زبردست کنٹریبیوشن رہا ہے 47 میں. ان سے پہلے یا مفتی صاحب تھے. مفتی صاحب جب یہ PDP بنائی تو انہوں نے تو محبوبہ جی PDP میں اس لیے نہیں گئی کیونکہ ان کی بیٹی تھی، بلکہ اس لیے گئی کہ محبوبہ جی نے ہی PDP بنائی تھی اپنے والد کے ساتھ. دونوں نے مل کر، وہ اس وقت اسمبلی میں انہوں نے ریزائن کر کے 96 میں الیکٹ ہوئی تھی. تو اس لیے یہ پروپیگنڈا ہے اور پروپیگنڈے کی آڑ میں پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میرٹ پر ڈیسیجن ہوا ہے اور مجھے فخر ہے اس ڈیسیجن پر بھی، اور التجا جی کی وہ کیپیسٹی جو ہے، اس کی صلاحیت جو ہے، اس پر بھی مجھے فخر ہے. تو رفیق صاحب آپ سے یہ بھی ناظرین جاننے کی کوشش کریں گے کہ PAGD آج کل ہر جگہ زیر بحث ہے، کیا آپ بھی PAGD کا حصہ ہے؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے PAGD محبوبہ جی نے بنائی ڈاکٹر فاروق صاحب کے ساتھ. جی لیکن یہاں پہ اگر میں آپ کو بات یہ کہوں گا کہ پرسوں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا. کیا اس صورت میں وہ الیکشن اکٹھے لڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلے میں آپ کو PAGD کا بتاؤں کہ کن حالات میں PAGD وجود میں آئی.
जब एब्रोगेशन का सिलसिला शुरू हुआ, जी देखिए जहाँ तक PhD का ताल्लुक है तो आपको समझना होगा कि PhD किन हालात में वजूद में आई। PhD को महबूबा जी ने बनाया डॉक्टर फारूक साहब से मिलकर, और भी कई लीडरान थे, यूसुफ तारिगामी साहब और बाकी। लेकिन आपने देखा कि एब्रोगेशन के बाद जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कैडर को, उनके लीडर्स को पार्टी से निकाला गया एक प्लान के तहत, एक मंसूबा के तहत, इसी तरह PhD को भी तोड़ने की ज़बरदस्त कोशिश की गई। जो रुके, जो निकले और निकले। अब मकसद क्या था PhD का? वो ये था कि लोगों के जो इज़्ज़त नफ्स है उसको बहाल करने के लिए कोशिश की जाएगी। लोगों के जो हुकूक सलब किए गए उनको बहाल करने की रुकवा। तो इसी तरह फिर से मैं दोहराऊंगा, जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, इसी तरह एक मंसूबे के तहत PhD को भी तोड़ने की कोशिश की। बहुत सारे लोग निकले और कुछ लोग रहे वहाँ पर। मकसद ये था कि लोगों के जो इज़्ज़त और वक़ार है उसको जिस तरह से, लोगों के हुकूक को जिस तरह से सलब किया गया, लोगों की इज़्ज़त और वक़ार के को जिस तरह से पामाल किया गया गैर जमहूरी, गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से, तो उसको अनडू करें और लोगों के वक़ार बहाल करने के लिए जदोजहद करनी चाहिए। लेकिन जब PhD आगे बढ़ती गई तो लोगों की ज़बरदस्त जो उम्मीदें इनके साथ वापस हो गई और उन्होंने इसको इलेक्टोरल अलायंस की इसमें स्पेक्ट्रम में भी देखना शुरू कर दिया। तो अच्छी बात है, लोगों का सपोर्ट है PhD के साथ, और PhD जो मैं आपको बड़े वसूख से कहूँगा आज तक इकट्ठे है, यूनाइटेड है। तो सर जहाँ तक यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा सर एक मिनट। जैसे कि आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करेंगे या हम महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे, तो इस वक्त वो एक दूसरे को क्यों वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं? नहीं, तनकीद का नहीं। देखिए महबूबा जी ने, आप शायद कफारा उस स्पीच का जिक्र करें, कुलगाम जिक्र करें उस स्पीच का। देखिए महबूबा जी ने चंद हकाइक का इजहार किया, तारीखी हकाइक का। अब जब तारीखी हकाइक को आप बयान करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ तलख उसमें हकीकत भी है, तो वो तलख हकीकत है, आपको सुननी पड़ेगी। तो कुछ लोगों ने उसको अदरवाइज ले लिया और फिर यहाँ से भी कुछ तनकीद हुई। लेकिन कल महबूबा जी ने, अगर आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे हैं, हम यूनाइटेड हैं और लोगों को हमें से उम्मीदें वाबस्ता है, हम उन उम्मीदों पर उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा, आज की डेट तक मैं आपको कहूँगा PhD यूनाइटेड है और यूनाइटेडली वो फेस करेगी। तो इसका मतलब यह है कि आप इकट्ठे इलेक्शन जो है, जो पार्लियामेंट के इंतखाबात आने वाले हैं, कि वो इकट्ठे लड़े जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है। तो रफ़ीक साहब, ये तो थी इन मुद्दों पे बात। अब हम कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे तो बिजली के हवाले से अगर बात की तो गुल ही रहती है। तो एक तरफ स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं और दूसरी जानब से बिजली गायब है। तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? जी रफ़ीक साहब, अभी जब आप बैठे थे तो मेरे घर के बाहर वो स्मार्ट मीटर लगा रहे थे, आपने देखा शायद। तो सारे जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स का सिलसिला शुरू किया। मीटर होने चाहिए, बड़े एक्टिव मीटर, स्मार्ट मीटर और पता नहीं क्या क्या मीटर्स, बिजली हो या ना हो उससे कोई गरज नहीं है। मैं समझता हूँ ये स्मार्ट मीटर्स का जो ये कंट्रैक्ट किसी पार्टी को, किसी बड़ी पार्टी को, बाहर का कोई होगा बड़े ठेकेदार, उसको ये कंट्रैक्ट दिया होगा, उसको पैसा निकालना है, स्मार्ट मीटर बाद में चले या ना चले एक बात है। लेकिन बिजली के बहरान की जो आपने बात की, इसने बड़ी संगीन सूरत इख्तियार कर दी है। हमारे बच्चे ज़बरदस्त सफ़र कर रहे हैं, मरीजों का बड़ा बुरा हाल है, हॉस्पिटल्स में आप देखिए क्या हालत हैं, हमारी इंडस्ट्री बैठी है, मतलब ज़िंदगी का हर शोबा आलमोस्ट बिजली पर ही है। क्योंकि यहाँ पर सर्दी के अयाम है और शिद्दत की सर्दी, आगे चिले कलान के अयाम भी आने वाले। होना तो ये चाहिए था कि सरकार को पहले ही सब बंदी करनी चाहिए थी हालात से निपटने के लिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा चूँकि ये अवामी सरकार है नहीं, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, इनको पता है कि लोग तो हमसे पूछेंगे नहीं, उनकी एक्सेस ही नहीं है वहाँ पर। तो जो हमारे मन में आएगा, अगर गुप अंधेरे में भी लोगों को रखेंगे तो इनको पूछने वाला नहीं है। तो रफ़ीक साहब, यहाँ पे भी आपको रोकना चाहूँगा कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कि जम्मू कश्मीर में की बात करेंगे, जम्मू में बिजली रहती है और कश्मीर में गायब, फिर कश्मीर में बिजली क्यों गायब? जम्मू में क्यों रहती है तो कश्मीर में क्यों गायब? नहीं, वहाँ पर बड़ा बुरा हाल है, होगी कहीं कहीं वहाँ पर ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी बड़ा बुरा हाल है, वहाँ से भी लोग वाविला कर रहे हैं। तो मजमूई जम्मू कश्मीर में सूरत हाल बड़ी संगीन है बिजली के हवाले से। तो अब सुनने में आया है कि रिसेंटली कुछ मेगावाट ये शायद खरीद रहे हैं, 200-300 मेगावाट, उससे अगर कुछ बदतरी हो जाए। लेकिन इसका हल ये है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं NHP के साथ, उनको फिल 4 रियासत के हवाले किया जाना चाहिए
3000 मेगावाट बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं। हमारी न सिर्फ हमारी ज़रूरत उसमें पूरी हो जाएगी, बल्कि हम उसके अलावा भी जितनी बिजली है उसको भेज भी सकते हैं बाकी स्टेटों में। तो उन प्रोजेक्ट्स को वापस टेक ओवर करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ की इकानमी बूस्ट हो जाए, यहाँ बिजली की सूरत हाल ठीक हो जाए, और जब आपकी बिजली की सूरत हाल ठीक हो जाएगी आपकी इंडस्ट्री भी यहाँ पर ठीक ठाक चलेगी। साहब, आखिरी सवाल आपसे कि राशन के हवाले से लोग परेशान, इस पर भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही कि चावल जो है बिल्कुल कम आने लगा। पहले तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी, अब लोग परेशान हैं जी। मैं सिर्फ चावल की बात क्यों करूं, मैं आपको ये बताऊं कि ज़िंदगी का शायद ही कोई शोबा होगा जो इस वक्त पटरी पर है। कोई भी शोबा ज़िंदगी का पटरी पर है, चाहे आपकी बिजली हो, चाहे आपके पानी हो, चाहे आपका राशन हो, चाहे दफ्तरों में आपके मसाइल हों, स्कूलों का आपका बुरा हाल है। देखिए आप वहाँ पर तालीम का क्या हाल है, किस तरह से रोज़ आपको कभी मंडे भी किसी का दिन, ट्यूसडे भी किसी का दिन, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, संडे सिर्फ बच्चों को, और पढ़ने के अलावा सब कुछ होता है हमारे स्कूलों में आज। तो यही हाल राशन का है। राशन के हवाले से मेरी अपील होगी सरकार से कि वो, चूंकि यहाँ पर कोई राशन तो प्रोड्यूस नहीं होता है, तो सारे के सारे यहाँ पर चावल खाने वाली स्टेट है, खासकर कश्मीर, यहाँ पर लोग चावल पसंद करते हैं, तो उसको अवेलेबल रखना चाहिए स्टोर्स पर। और जो सख्तियाँ लोगों को हैं, गवर्नमेंट इंतजामिया को इन बात को सुनना चाहिए, और जो अफसरान हैं उनको समझना चाहिए कि वो यहीं होंगे। देखिए आप एलजी साहब कल जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी, लेकिन उनको तो यहीं रहना है, वो जो यहीं के अफसर हैं उनको लोगों का मुश्किलात सुननी चाहिए, मुश्किलात को एड्रेस भी करनी चाहिए, उन पर फर्ज आयत होता है। तो रफीक साहब, आपने यहाँ पे कहा कि स्कूलों की बात आपने छेड़ी कि आपने देखा कि जो इम्तहानात जो होते थे वो यहाँ पे अक्टूबर सेशन होता था, लेकिन अब अक्टूबर के बजाय उसको मार्च में लिया गया है, तो इसको भी आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैंने डे फर्स्ट से जी सेशन चेंज की मुखालफत की है जी। अभी मैं चेयरमैन था टीचर्स फोरम का, तभी तो जब ये प्रपोजल आया तो मैंने इसकी मुखालफत की थी। मैंने इस बुनियाद पर मुखालफत की थी, तो आपको याद नहीं होगा 86-85 में जब हमारे गुलाम मोहम्मद शाह लीड की हुकूमत थी, तो वहाँ पर यहाँ पर काफ़ी देर कर्फ्यू रहा जी, 2-3-4 महीने कर्फ्यू रहा। तो उसको कर्फ्यू सरकार ही बोलते थे जब वो 87 की सरकार, जब उसको वो गुलशा के नाम से जाना जाता था जी। तो उस वक्त फिर सरकार ने यहाँ पर सेशन चेंज किया, अक्टूबर का सेशन जो था उसको मार्च में ले लिया, लेकिन फिलफोर उसने फिर मार्च में सेशन हो गया तो उसको वापस किया। कहने मकसद ये है कि जिन्होंने भी यहाँ पर दिसंबर के अक्टूबर का सेशन जो रखा है, बड़े सोच समझ कर और इस पर बड़ा वो लोगों ने दिमाग खपाई की है, काफ़ी बड़े एजुकेशनिस्ट, बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग जिन्होंने ये रखा था। अब यहाँ पर एक इमोशनल ब्लैकमेल किया गया कि जम्मू कश्मीर चूंकि रियासत की हिंदुस्तान की रियासत अब बन गई, तो अब एक यूनिफॉर्म कैलेंडर होना चाहिए। तालीम को आप जज्बात की नज़र नहीं कर सकते, तालीम को आप सिर्फ इस नज़र से बर्बाद नहीं कर सकते कि नहीं जी एक ही मुल्क है और एक ही सेशन होना चाहिए। उन्होंने तो इस तरह से प्रोजेक्ट किया एज इफ कि हम हिंदुस्तान का कभी हिस्सा ही नहीं थे, हालांकि यह हकीकत गलत है और ये कहना भी गलत है और ये एक प्रोपेगेंडा था। तो इस आड़ में उन्होंने सेशन को चेंज किया, लेकिन सेशन की चेंज के सिलसिले में आपने देखा होगा जून जुलाई में हमारी क्लासेस लगी, बिल्कुल अप्रैल मार्च में एग्जाम होना था, नहीं हुआ, अप्रैल में सर्दियां थी, मई में आपने देखा किस तरह की बारिशें, जून जुलाई में आपका सेशन लगा, अक्टूबर में आपने छुट्टियां की, तो कितने महीने आपने बच्चों को पढ़ाया। अब जब आप मार्च में स्कूल खुले, मार्च में तो खुलते ही नहीं, आपको पता है यहाँ पर हालात क्या है मौसमी, अप्रैल में खुलेंगे, मई में खुलेंगे, तो उसके बाद आप एग्जाम देंगे बच्चे, तो इनके ये सारा सीजन जो है वो सारा का सारा बच्चे का पढ़ने का मौका ही मिलता है। और उसके अलावा जो मैंने अभी आपसे गुजारिशात की कि हर रोज कोई ना किसी का दिन, मंडे किसी का दिन, ट्यूसडे किसी का, वेडनेसडे, तो इस तरह से तालीम को मैं कहता हूँ एक सोची समझी वो सोच कर इसको तबाह किया जा रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया जा रहा है, बच्चे भी परेशान, उस्ताद भी परेशान, सिस्टम बैठा है। ये है कि इसे मतलब मार्च सेशन के बजाय इनका ये अक्टूबर सेशन वापस लाएं। मेरी सरकार से अपील होगी कि यहाँ के मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए और जो आपने इस साल एक्सपीरियंस किया, कितना बच्चों का नुकसान हुआ, आप वापस लाइए इस सेशन को और इसको अक्टूबर सेशन कर दें। अक्टूबर सेशन यहाँ पर चूंकि पहले भी रहा है और सूटेबल है मौसम के हवाले से, तो मेरी यही राय है कि अक्टूबर में वापस हो। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ PDP के तर्जुमान रफीक रहतर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया नवाज।